फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, यानी कि एक प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट की बात करते हैं हम। क्लास 2 लास्ट में अपन ने शुरू किया था फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है वो बात की थी। हमारे लेवल में मैन्युफैक्चरिंग बनाना नॉर्मली नहीं आता, ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग मिक्स बनता है। ट्रेडिंग के अंदर ही हम सब कुछ लिख देते हैं, यानी हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना वो ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही होता है, उसी के अंदर हम सब कुछ लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर शुगर मिल है, हम शुगर मिल के अकाउंट्स की बात करें अगर, तो आप देखो एक मैन्युफैक्चरर के पास ओपनिंग स्टॉक किस चीज का हो सकता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। 3 तरह का स्टॉक हो सकता है, तीनों इधर। क्लोजिंग स्टॉक भी किसका हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी 3 तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तीनों तरह का इधर। इधर क्या आती है, ग्रॉस सेल लेस क्या कर देते हैं अपन, सेल रिटर्न, ताकि अपनी नेट सेल आ जाए। इधर अपन क्या लिखते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो और खरीदा। इसमें से बहुत कुछ करते हैं अपन, गुड्स लॉस्ट सैंपल में बांट दिया, घर ले जाता था मालिक, या परचेज रिटर्न, सब कुछ अपा यहाँ एडजस्ट करते हैं, तो ये आ जाती है नेट। फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाता था, जैसे कि फ्रेट, जैसे कि वेजेस, कोयला, पार एटसेट्रा, ये सारे खर्चे यहाँ भर देते थे। फिर अपना क्या जाता था, अगर राइट साइड ज़्यादा है तो क्या जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप फिनिश गुड्स वाले रिटेलर हो। एक गली मोहल्ले में दुकान है, रोडी बाज़ार में दुकान है, वो सब लोग कौन है, ट्रेडर। ट्रेडर का काम होता है सस्ता खरीदा महंगा बेचा, चाहे वो रिटेलर है चाहे होलसेलर है, उसका काम सिर्फ ये होता है। सस्ता खरीदा महंगा बेचा। उसके पास तो फिनिश गुड्स ही होता है। मान लो एक किराने की दुकान है गली मोहल्ले में, उसके पास रॉ मटेरियल नाम की चीज़ नहीं होती, वो तो रेडीमेड खरीदता है। मैगी खरीदी, बिस्किट खरीदे, थोड़े सस्ते थोड़े महंगे बेचे, ये काम करता है, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उसके पास 3 तरह का स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। जैसे मान लो आप चीनी बनाते हैं, चीनी बेचते हैं बना के, तो आपके पास रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है। अगर मैं एक शुगर मिल की बात करूं, शुगर मिल के रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है, शुगर केन, गन्ना, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में चीनी, और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या पड़ा है, जूस। गन्ना क्या है, खेतों से आता है रॉ मटेरियल, चीनी पड़ी है बिकेगी अभी, दैट इज फिनिश गुड्स। और एक ना गन्ना है ना चीनी है, साल के एंड में पिस गया गन्ना, तो वो जूस के टब भरे पड़े हैं, वो आपको पता ही है, वो गर्म करेंगे इसको, फिर जाके कहीं चीनी बनेगी। तो टिल देन ये क्या है, अधूरा माल, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो मैं फर्नीचर में करूं, फर्नीचर बनाना मेरा काम है, तैयार फर्नीचर पड़ा है बिका हुआ है, वो है फिनिश गुड्स। लेकिन बड़े बड़े बोर्ड सनमाइका वैसे ही पड़ा है, फेविकोल के डिब्बे पड़े हैं, दैट इज रॉ मटेरियल। लेकिन मैं कहता हूं ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश, कुछ टेबल पड़े हैं जिसके अभी ऊपर सनमाइका शीट लगनी बाकी है, अभी उस पर पेंट होना बाकी है, तो वो क्या चीज़ होगी, वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़े खर्चे करके इसे भी तैयार कर देंगे और फिर बेचेंगे। तो आपके पास 3 तरह का स्टॉक हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरर के पास, एक रिटेल ट्रेडर वगैरह के पास सिर्फ फिनिश गुड्स होता है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का है तीनों लिख देंगे अपन, एक है तो एक फिनिश गुड्स। हमारे लिए ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट मिक्स यही है, सारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश सब इधर भर दो, और खरीदा गन्ना वगैरह वो लिख दो। डायरेक्ट खर्चे कोयला, फ्रेट, इनवर्ड लाने का, कैरीज, वेजेस, पावर, पानी लगा, वो सब इधर। फैक्ट्री के खर्चे इधर, नेट सेल
इधर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप आलमंड ऑयल निकालते हैं, बादाम तेल, बादाम रोगन, जब वो आलमंड डालते हो, आलमंड क्या आपके लिए रॉ मटेरियल, जब आपने बादाम को पीसा एक तरफ ऑयल निकल गया और एक तरफ क्या निकल गया उसका पेस्ट, वेस्ट, वो भी बिकता है। हाँ वो भी बिकता है, वो बड़ा अच्छे रेटों में बिकता है, वो ले जाते हैं क्रीम क्रूम में डालने वाले। और कौन से बादाम डालते हैं, ये वही पेस्ट डाल देते हैं, उसमें फ्रेगरेंस तो वही बादाम वाला, थोड़ा बहुत तो दम बचता ही होगा, तो वो क्या है बिकता है। अगर वो कबाड़ बिकेगा तो कुछ ना कुछ कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे भी क्या है, बाय सेल ऑफ वेस्ट, क्रेडिट कर दो, थोड़े बहुत पैसे आगे जो इनकम बढ़ेगी उससे, अगर थोड़ा बहुत कबाड़ बेचा। लेकिन गन्ना पिसता है चीनी बनने के लिए, गन्ने का वेस्ट नहीं बिकता मेरे ख्याल से, बिकता है क्या? गन्ना पीसने के बाद तो उसे फेंकना भी मुश्किल हो जाता है मेरे को लगता है वो वेस्ट, क्योंकि उसे तो जानवर भी नहीं खाते, वो इतना हार्ड होता है, उसको कौन खाएगा, उसको तो सोचना पड़ता है फेंक के कहाँ आए। लेकिन बादाम वाला कोई नहीं फेंकेगा, मस्टर्ड ऑयल वाला फेंकेगा क्या कोई? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड डालते हैं और एक तरफ ऑयल और एक तरफ क्या खल निकलती है, ऑयल केक बोलते हैं, बड़ा महंगा, अब तो बहुत महंगा होगा वो, 200 रुपये किलो के आसपास, तो लीटर के आसपास ऑयल पहुंचा पड़ा है, तो ऑयल केक तो बहुत महंगा होगा खल। तो वो जितने का बिके उतने ही अपनी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फॉर्मेट समझ आया? यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं चाहे आप ट्रेडर हैं, अपना फॉर्मेट सेम है। जीपी को नीचे लेके जाओ और फिर क्या बनाओ, अपना P&L, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आएगा, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर उसकी प्रोप्राइटर की कैपिटल में जाके बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ऐड। लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, लेस। ये हमें पता है। चलो, तो फॉर्मेट की बात के लिए अपन ने ये थोड़ा सा दोबारा देखा, अपन ने ये कर दिया है। P&L कैसे बनता है ये भी देख लिया है। पेज नंबर 3 पे P&L का फॉर्मेट है, पेज नंबर 1 पे ही मैन्युफैक्चरिंग और पेज नंबर 2 पे ट्रेडिंग, मिक्स बना दिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग, क्योंकि हमारे लेवल में मैन्युफैक्चरिंग बनाने को नहीं कहता, कंबाइन चलता है। ये +1 का बच्चा भी कंबाइन ही पढ़ता है ऐसे ही। चलो, P&L बना हुआ है पेज नंबर 3 पे, वो काफ़ी बड़ा P&L है, सारे खर्चे दुनिया भर के, बैंक के चार्जेस हो गए, रिपेयर के खर्चे हो गए, लॉस हो गए, डेप्रीसिएशन हो गया, प्रिंटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, तरह तरह के प्रोविज़न हो गए, कोई कमीशन दे दिया, कोई टैक्स दे दिया, सब यहाँ भर देना है। इनकम टैक्स याद रखना बिजनेस का खर्चा नहीं होता। इनकम टैक्स कभी दुकान पे नहीं व्यापारी पे लगता है, इसलिए वो क्या माना जाता है, ड्राइंग। मान लो दुकानदार का इनकम टैक्स बना 10,000 रुपये, उसने दुकान की तिजोरी से ही भर दिया, अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी, इनकम टैक्स काउंट डेबिट टू बैंक। सही नहीं है। ये इनकम टैक्स क्या है, दुकान पे लगा है क्या, ये किस पे लगता है, व्यापारी पे, तो ये उसका पर्सनल टैक्स है। एंट्री क्या करनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो कर दिया इनकम टैक्स डेबिट टू कैश, तो मुझे पता है ये इनकम टैक्स क्या है, पर्सनल टैक्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल में से कट। ये ड्राइंग एक्चुअल में कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि इनकम टैक्स दुकान पे लगने वाला टैक्स नहीं, बल्कि दुकानदार पे लगने वाला टैक्स है। क्लियर? चलो, एक होता है बिल्डिंग के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स आ गया, कमेटी वाले लगाते हैं ना दुकान की बिल्डिंग पे टैक्स, वो दुकान का खर्चा है, वो है दुकान का खर्च, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, चलो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेज नंबर 4 पे बना हुआ है कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। बाकी कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि पहले अपने को करंट लिखनी है फिर फिक्स लिखनी है, ये कोई मर्जी है, आपको दोनों साइड मैच करानी होती हैं, असेट्स इधर लायबिलिटी इधर। ट्रेंड ऐसा है कि अपन ना फिक्स असेट्स इकट्ठी लिख देते हैं, फिर करंट असेट्स लिख देते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं, थोड़ा अच्छा दिखता है। जैसे मान लो मैं कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, BR, प्रीपेड एक्सपेंस इकट्ठे से लिख लूँ, फिर लिख लूँ मशीन, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसे। लेकिन आप ऐसे लिखो, कैश लिखा, फिर लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेटर लिखा,
फिर लिखा प्लांट एंड मशीनरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा अच्छा लगता है कि एक जैसी अपन इकट्ठी कर लें करंट असेट्स, एक जैसी फिक्स असेट्स। बाकी प्रोप्राइटर पार्टनरशिप पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बैलेंस शीट जैसे मर्जी हो बना सकते हो, बस दोनों साइड क्या होंगी आपकी इक्वल। असेट्स को असेट्स में लिखना है, लाइबिलिटी में नहीं लिखना बस, और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में ही लिखना है बस, इतना ध्यान रखो। मिक्स हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये अरेंजमेंट वाला टॉपिक नीचे का काम का नहीं है, ये तो ये बता रहा है कि कंपनी का फॉर्मेट ऐसे होता है, वो ऐड करना है। लेस लेस लेस, हाँ लेस, कैपिटल कम हो जाएगी ना। मान लो एक दुकान में मैंने 10 लाख लगाया, सारा रिस्क मेरा है ना, 10 लाख मेरा लगा है, दुकान 2 लाख फायदे में, तो मेरा उस दुकान से लेना 10 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा 12 लाख। अगर मान लो लाख रुपए घाटा पड़ गया, मैंने अच्छे से दुकान नहीं संभाली, लाख रुपए लॉस पड़ गया, तो मेरी कैपिटल 10 से घट के दुकान में क्या रह जाएगी 9। ऐसे ही तो होता है, बंदा धीरे धीरे बर्बाद कैसे होता है कि मान लो 1 करोड़ लगा दिया दुकान में, घाटे पड़ते रहे पड़ते रहे पड़ते रहे, तो क्या होगा कैपिटल घटती गई घटती गई घटती गई, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कैपिटल नेगेटिव हो जाती है, यानी कैपिटल से ज़्यादा क्या जाते हैं लॉस। ऐसी हालत में क्या होगा, कैपिटल भी दुकानदार से लेनी है, मालिक दुकान ने कैपिटल भी मालिक से लेनी है। कहाँ पहुँच जाएगी कैपिटल, असेट्स में। हम लोग ऑडिट करते हैं लोगों की दुकानों की, तो एक आधा केस ऐसा आ जाता है कि कैपिटल असेट में स्टैंड कर रही होती है बंदे की, यानी दुकान ने मालिक को देने नहीं बल्कि लेने हैं, और वो आदमी बर्बादी पे ही होता है लगभग, मान के चलो। उसका है क्या वैसे, अगर कैपिटल भी आपकी डेबिट हो जाए तो दुकान में आपका खोने को क्या है, लोगों के पैसे से गेम खेल रहे हो, फिर तो रिस्क हो जाता है ना। अगर बंदे के, मैंने आपको बताया था बैंक लोन देता है, आप लोन लेने जाओ बैंक से, क्या नई दुकान करनी है, बैंक पूछता भाई तू अपने कितने लगा रहा है, कहता आपसे लेके लगाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं, बैंक लोन नहीं देता। कहता यार फिर तो तेरा तो कोई रिस्क ही नहीं है, तेरा पैसा ही नहीं लगा दुकान में, घाटे पड़ गए तो हमारे पैसे से गेम खेल रहा है तू, कल को डूब गया हाथ खड़े कर देगा जी मैं क्या करूँ, तेरा कुछ डूबे तो तेरे को तकलीफ हो, इसलिए अपना बोल क्या लगाएगा, अपना 50 लगाएगा, हमारा करोड़ लगा दे कोई बात नहीं, लेकिन अपना कुछ भी नहीं, ऐसे लोन नहीं देते हम, देखते हैं वो अपनी कैपिटल कितनी है, ऐसा होता है, सही भी है। बाकी चीज़ों पे मैं आऊँगा। ये फॉर्मेट वैसे पेज नंबर 5 पे बना हुआ है, कंपनी ऐसे बनाती है फॉर्मेट। पेज नंबर 5 नीचे लगा है, पेज नंबर 5, ऊपर 139 लिखा होगा, नीचे पेज नंबर 5 है, पेज बदल लो आप, नीचे से पेज नंबर 5 है, हाँ बीच में देखो। कंपनी का फॉर्मेट ऐसे बना हुआ है कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स। हालांकि ये कंपनी का फॉर्मेट है, कंपनी टी फॉर्म में नहीं बनाती, कंपनी वर्टिकल बनाती है। जैसे अपा तो ऐसे बनाते हैं ना, असेट्स इधर लायबिलिटी इधर, ऐसे टी शेप में, अकाउंट की शेप में, वैसे नहीं बनाती कंपनी। कंपनी अपना P&L भी ऐसे नहीं बनाती, वर्टिकल बनाती है। लेकिन हमें तो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप वही टी शेप, इधर राइट साइड में असेट्स, लेफ्ट साइड में क्या आएगी लायबिलिटी। लेकिन ये तो बता रहा है कंपनी ऐसे बनाती है, हमें कंपनी में कैसे बनता है उसमें नहीं जाना है, हमें तो एक प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का फॉर्मेट पढ़ना है। चलो पेज नंबर 6 पे ना ये सारी चीज़ें समझा रहा है कि भाई ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होंगी, पर जो मेन प्रॉब्लम है ना जिसमें गलती भी होती है मैं वो डिस्कस कर लूँ, फिर एक आधा क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मेट की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। पर जो सबसे बड़ा इश्यू है, कुछ एडजस्टमेंट कल भी देखी अपने, पर और सबसे बड़ा इश्यू जो है वो बताने जा रहा हूँ। क्या, एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2021 को बना हुआ है, मान लो, देखना डेबिट क्रेडिट, यहां दे रखे हैं डेटर 1,02,000, यहां दे रखे हैं बैड डेट्स 3,000, यहां दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो दे रखा है 2500। मतलब समझना कि ये जो बैड डेट्स है इसकी एंट्री क्या हुई होगी 3,000 पे। आप मुझे बताओ ये बैड डेट्स 3,000 इस डेटर में से घट चुका है या अभी घटना बाकी है? हो चुका है। क्यों? ये ट्रायल बैलेंस के क्या है अंदर, इसकी एंट्री क्या हुई है, एंट्री ऑलरेडी पास्ट, एंट्री
ऑलरेडी पास, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। ये 3,000 रुपये कम हो चुका है, यानी आपके डेटर पक्का कितने रहे होंगे पहले, 1,05,000, तो ये कम होके कितने रह गए, 1,02,000। ये दोबारा डेटर में से काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये ऑलरेडी क्या है, कम हो चुका है। सही है, ऑलरेडी कम हो चुका है। ठीक, ओके। ये कैसे आया 2500, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन माल उधार बेचते हैं तो हमें अगर डाउट है कि पैसा डूबेगा, देखो आज मैं उधार बेचूंगा तो आज तो पिक्चर नहीं क्लियर होगी डूबेगा कि नहीं, अक्सर पता नेक्स्ट टाइम लगता है। आज इस साल मैंने उधार बेचा, नेक्स्ट टाइम पता लगेगा कितने मिल गए कितने डूब गए। लेकिन व्यापारी को प्रूडेंस कंसेप्ट आता है, कंजर्वेटिज्म, एक कंसेप्ट आता है थ्योरी में कंजर्वेटिज्म, या जिसका दूसरा नाम है प्रूडेंस, जो कहता है लॉस डाउट के बेस पे भी लॉस मान लेना चाहिए। इनकम मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम अंटिल इट इज कंफर्म। इनकम जब तक पक्का न हो जाए इनकम ना मानो, पर लॉस को डाउट होती क्या मान लो, लॉस। जब मैंने उधार बेचा तो मुझे डर होता है कि पैसा डूबेगा, तो हम उसका क्या बना लेते हैं, लॉस का प्रोविजन। उसकी एंट्री क्या होती है, ये 3,000 की तो एंट्री क्या हुई समझ आई, उस 2500 क्रेडिट की क्या एंट्री हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स, उसकी ये एंट्री हुई होगी, तो ही ये क्रेडिट होके ट्रायल बैलेंस में चला आ रहा है। कोई भी प्रोविजन बनाते हैं तो उसकी एंट्री ये होती है, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो सकता है। प्रोविजन का मतलब हम अंदाजे से क्या है, इतना पैसा डूबेगा, उस चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कम कर लेते हैं। हमने पास्ट में क्या किया, कितना प्रॉफिट कम किया होगा हमने अपना, 2500 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके प्रॉफिट कम हो गए, और 2500 रिजर्व बना लिया कि बैड डेट्स हुए कल को कहाँ से पूरे कर लेंगे, इस प्रोविजन से पूरे कर लेंगे। अब ये मान लेते हैं यहाँ से पूरे कर लेंगे, कितने रुपए, 2500 रुपये प्रोविजन बना है। सही है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब बैड डेट्स हुए तो कहाँ से पूरे कर लो, मान लो ये 3,000 डूबे, तो आपने तो P&L से कितना प्रोविजन बना रखा है, आपने तो 2500 बना रखा है, तो 500 और कम पड़ गया, वो P&L से और ले लेंगे। तो आप ये बैड डेट्स जो डेबिट है इसको क्या कर दोगे, बैड डेट्स को क्रेडिट, कितना 3, लेकिन आपने प्रोविजन कितना बना रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट कितने रुपए भैया, 500 कम पड़ गया, वो कहाँ से ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस से, और ले लो। पहले 2500 ले रखा है, कम पड़ गया 500, और ले लो प्रॉफिट से। यानी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आप कहेंगे कि हमारे बैड डेट्स का प्रोविजन कम पड़ गया है, क्योंकि हमें चाहिए था कितना, 3,000, हमारे बैड डेट्स कितने हो गए, प्रोविजन कितने का है, 2500, तो 500 रुपये आपको और अरेंज करना है बैड डेट्स, 500 रुपये। क्यों, क्योंकि 2500 अपने पास पड़ा है, 3,000 हमारे बैड डेट्स हैं, 500 कम रह गया, तो 500 कहाँ से ले लोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस से। चलो देखना, थोड़ा सा मैं कहानी बदल रहा हूं। देखो ये तो पड़ा है ऐसे दे रखा है अपने को, अब देखना मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है फर्दर बैड डेट्स, और डूब गए कितने, 2,000, मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स का प्रोविजन बनाओ 5%, फिर क्या कह देता है, मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। चलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तो बाद में देखते हैं, बैड डेट्स का प्रोविजन कितना बनाना है, 5, पिछले वाला कितना पड़ा है पुराना, 2500, हमें कह रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बचा के रखो, 5,000, ऐसे ही होता है, अगले साल के लिए प्रोविजन बचा के रखते हैं अपने को, कितना कह रहा है, 5%। तो आप देखो यहाँ बैलेंस शीट में स्टेटस क्या है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखूं डेटर कितने हैं, अगर बैलेंस शीट में देखो लो, ये सेट साइड है, ये हमारी
लाइबिलिटी साइड है। कितने डेटर हैं? 1,02,000 के डेटर हैं, 1,02,000। इधर बनाओ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करेंगे? देखो 2 बैड डेट्स, कितने बैड डेट्स हैं? 3। ऐड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 2 और हो गए। क्या ये 2,000 रुपये इस 1,02,000 में से घटे हुए हैं कि नहीं घटे हुए? सोचो बताओ। ये वाले नहीं घटे, ये कहाँ पड़े हैं? एडजस्टमेंट में। ये 3 वो हैं जिसकी एंट्री बुक्स में हो गई है, बैड डेट्स टू डेटर हो चुकी है, ये दोबारा नहीं घटाने। लेकिन ये वाले तो एडजस्टमेंट में है, इसका मतलब ये वो बैड डेट्स है जिसकी एंट्री भूल गए हैं, अभी नहीं की। कर दें बैड डेट्स टू डेटर एंट्री करूंगा तो क्या होगा? बैड डेट्स 3 से बढ़ के क्या हो जाएंगे? 5। ये देखो बैड डेट्स कितने हो गए? 5। डेटर कितने रह गए? लेस करो, फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स कम होने के बाद डेटर कितने रह गए? लाख। अब बनाओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बनाऊं? वो कह रहा है 5%। तो किसका बनेगा? वो इसका बनेगा जो ये नेट डेटर है अपने, कितने? 1,00,000। इसको कहते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन बना लो कितने रुपए का? बैड डेट्स का। आप बनाएंगे 1,00,000 के डेटर बच गए, 5% अगले साल के लिए 5,000। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने डूबे कितने? 3 तो पहले ही दिख गए, 2,000 और 5। हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन कितना रखना है? न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना रखना है हमने? 5। 10,000 रुपये चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से। 5 तो बैड डेट्स, 5 नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रखना है? प्रोविजन 10। लेकिन हमारे पास पड़ा कितना है? हमारे पास पहले कितना पड़ा है? लेस ओल्ड प्रोविजन। कितना पड़ा है हमारे पास? 2500। यानी कहने का मतलब 7,500 रुपये का अरेंजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से और कर लो। हमारे कितना आपने बना के रखा है पिछले साल से? 2500। आपने कहा काम आएगा 2500, काम आया, लेकिन सिर्फ 2500 था। डूबे तो कितने? 3,1, 2,1, 5,000 डूबे। और नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन कितना बनाना है प्रॉफिट से? 5%, 5,000। तो P&L से 10,000 लेना है, लेकिन हमारे पास पड़ा कितना है प्रोविजन? 2500 पहले P&L से ले रखा है। और कितना ले ले P&L से? 7,500 रुपये ले लो। क्लियर? अगर किसी को इसका अकाउंट बनाना है तो इस तरह बनता है ये। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाना हो कैसे? आप देखो ओल्ड प्रोविजन कितने का है? बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड वाला ओल्ड प्रोविजन कितने का पड़ा है बैलेंस शीट में? उसमें ट्रायल बैलेंस में 2500। ये क्यों बनता है? 2 बैड डेट्स, एक और हो गए 3, एक और हो गए 2 बैड डेट्स, कितने हो गए? और 2,000। आपने तो 2500 बचा रखा है, यहाँ तो 5,000 रुपये डूब गए। 3 और 2 5, 2500 वो कम रह गया। और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस 2 बैलेंस कैरी डाउन, यानी न्यू प्रोविजन कितना लेके जाना है नेक्स्ट ईयर? कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में ये प्रोविजन लेके जाना है 1,00,000 के डेटर का 5%। कितने रुपए? 5। तो आप ध्यान से देखो कि अपने तो प्रोविजन 2500 का था, डूब गए 5,000, तो 2500 वो कम रह गया। और नेक्स्ट ईयर के लिए 5,000 रुपये प्रोविजन और बनाना है। तो इसका मतलब ये निकला कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना पैसा और अरेंज करने की ज़रूरत है? ये वही चीज़ बनती है ये वाली। बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन जो डेटर पे बनाना है, लेस जो आपके पास ओल्ड पड़ा है। तो नेट कितना P&L से? 7,500। तो दुनिया ऐसी ही पड़ती है, ये अकाउंट बना के नहीं दिखाती। बात एक ही है, ये अकाउंट वाला ही सारा कुछ होता है। क्लियर? मान लो मैं कह दूं यहाँ पे डेटर कितने रह गए? फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन कम किया 95। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है 5,000 डूब जाएंगे, अपने 95 के डेटर दिखा रखे हैं, सही है। लेकिन हमें एक और काम कह रहा है, मान लो 2% क्या देना पड़ जाएगा? डिस्काउंट। 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो आप इसमें से क्या बना दो? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना दो।
भाई ये 95 आने की उम्मीद है, लेकिन 95 में भी 2% क्या उम्मीद है भाई, हमें क्या ले जाएंगे लोग हमसे डिस्काउंट। 9500 का 2% 1900 रुपये, 1900 रुपये। तो आप यहाँ पे क्या बना देंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये फ्यूचर के लिए बना के रख रहा है कि काम आएगा, 1900 रुपये के डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो 1900 रुपये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिखा दिया, खर्चा 1900। तो ये उल्टा कर देंगे। मान लो आप कहना चाहते हो सारे पैसे आ गए, डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, तो ये जो प्रोविजन बना है इसकी एंट्री उल्टी कर देंगे। P&L टू प्रोविजन है ना, उल्टा कर दो, प्रोविजन काउंट डेबिट टू P&L रिवर्स कर देंगे, नेक्स्ट टाइम इनकम हो जाएगी। समझ आया? बोलो। वैसे नीचे वाली एंट्री ना लेके जाता तो तब अपन सिर्फ इसमें 500 रुपये ऐड करते हैं। 500 रुपये वो, और नेक्स्ट ईयर का जो प्रोविजन रखना है अपन ने वो, अगर नीचे ना लेके जाता हाँ तो सिर्फ 500 ऐड करेंगे। हाँ बस 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 हाँ 2500 बस। फिर आप देखो ना, फिर तो 2500 ही है। फिर आप कह रहे हो जी 3000 होता, कोई नया प्रोविजन का चक्कर ना होता, तो अपन ने 2500 प्रोविजन बनाया, डूबे 3000, 500 एक्स्ट्रा डूबे, बस इधर कुछ भी नहीं। न्यू प्रोविजन फर्दर बेडेड 3000 इधर, 2500 इधर, बाय P&L से 500 रुपये अपा P&L के डेबिट में डाल देते बस। इसका मतलब प्रोविजन 2500 बनाया, डूबे 3000, 500 फालतू के कहाँ से ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस से। डिस्काउंट का एक्स्ट्रा है, ज़्यादातर होता नहीं है, तो वो लिख देंगे। चलो डिस्काउंट वाली बात होगी। लो अब मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करूं। मैं कह रहा हूं जी ये तो पुराना प्रोविजन ही बड़ा बना रखा है इन्होंने, लो 12500 का। अब इसका मतलब आपने पुराना इतना बचा रखा है, 12500 बचा रखा है इन्होंने। आप देखो जी ये 12500 अगर ओपनिंग वाला, तो इसका मतलब तो पंगा पड़ गया ये। इसका मतलब ये तो इतना ज़्यादा बचा पड़ा है कि भाई अपने जो डूबने थे डूब गए। न्यू प्रोविजन रखना था 5000, तो भी फालतू है। देखो ये देखो, अपने पिछले साल प्रॉफिट से कितना बचा रखा है, बहुत ज़्यादा, 12500। डूबे कितने, 5, और टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू प्रोविजन भी कितना रखना है आपने, न्यू प्रोविजन भी आपने 5000 रखना है। वो देखो, तो आपका तो अभी भी ज़्यादा है, तो फालतू वाला कहाँ चला जाएगा वापस। इतना भी रख के क्या करना है, 5000 रखना है अपने सारा, 5 डूब गए 10, आपने तो 12500 बना रखा है, तो 2500 रुपये वापस कहाँ चले जाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम में चले जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ 12500 कम करूँगा तो इधर 2500 रुपये माइनस के कैसे लिखूँ, समझ गए। फिर आप ऐसा करो, इधर ना लिखो आप माइनस, ऐसे आप इधर लिखो। कैसे, बाय ओल्ड प्रोविजन कितने रुपए का, 12500 का, लेस बैड डेट्स, लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस न्यू प्रोविजन, कितना, 3000 रुपये डूब गए, 2000 रुपये और डूबने हैं, 5000 का नया प्रोविजन रखना है, तो 2500 रुपये बचे हुए रिवर्स कर दो, इनकम में गिन लेने चाहिए। यानी पास्ट में आपने कितने रुपये प्रॉफिट कम कर दिए, 12500 के डूबेंगे, डूबे सारे 5000, 7500 बच गए। कहता नेक्स्ट ईयर के लिए 5000 रखना है, तो भी 2500 फालतू है, इतना ज़्यादा प्रोविजन बना लिया था आपने। अब वो इतना फालतू है तो उसे वापस कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम गिन लो वापस। इधर ना लिख करके इधर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इधर कैसे करूं बोलो, माइनस आ जाएगा। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, लेस किया तो ओल्ड प्रोविजन फालतू था, तो ये माइनस यूं लिखना अच्छी बात नहीं है, इसको उठा के इधर शिफ्ट करो 2500, ये चीज़ है बस। बैड डेट्स में तो यही है, देखो ध्यान से देखो, हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें। एक चीज़ और, ये तो हो गया बस, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस होगी। एक और चीज़ जो देखनी है मेरे को, क्या है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, इधर मान लो जीपी आ गया आपका, मान लो 80,000, 80, यहाँ पे आपने तरह तरह के खर्चे डाल दिए। मान लो तरह तरह के खर्चे आपके
कितना प्रॉफिट बच गया बोलो? 80,000 में से तरह तरह के खर्चे डाले तो अपना कितना प्रॉफिट बच गया? 44,000। 44,000 बचेगा। मुझे क्या कहता है कि मैनेजर रखा है उसको क्या देना है? कमीशन, लालच देना है, भी ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो तेरे को कमीशन क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ऐसे बंदे रखे जाते हैं। हमें कहता है मैनेजर का कमीशन कुछ इस तरह है, मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। उसका कमीशन घटाने से पहले वाले प्रॉफिट का कितना देना है? 10%। उसका कमीशन कम करने से पहले प्रॉफिट कितना है बता दो? 44,000। यानी यहाँ मैनेजर का कमीशन कितना बनेगा? 80 में से अगर मैं 36 कम कर दूं तो प्रॉफिट कितना बनता है मैनेजर के कमीशन से पहले? 44। 44,000 का 10% वो कह रहा है कितने रुपए? 4400। तो आप यहाँ पे मैनेजर का कमीशन कितना लिख देंगे? यहाँ पे मैनेजर का कमीशन लिख देंगे आप 44,000 का 10/100 यानी 10% 4400। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बच जाएगा? 39,600। किसी को डाउट यहाँ तक? एक तो मेथड ये। अब आप बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? दिया नहीं है अभी क्योंकि अंदर टीबी में नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन देना है टू मैनेजर। कितने रुपए लिख दें? दे देंगे, कोई बात नहीं। पहला 2 ही कंसेप्ट है, एक बता दिया। मैनेजर साहब को कमीशन देना है कौन से प्रॉफिट पे? उस प्रॉफिट पे जिसमें से कमीशन कम ना हुआ हो। तो ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 80 माइनस बाकी सारे खर्चे काटें तो कितना है? 44। 44,000 का 10% कितना कमीशन हो गया मैनेजर का? 4400। तो देने ऐसे। अब यहाँ पे आप कोर्ट में वकील बैठते हैं तो वकील अपने मुंशी को कैसे देते हैं? ऐसे ही होता है ना मुंशी का सिस्टम। कुछ तो मंथली बेस होते हैं और कुछ मुंशी ऐसे नहीं होते, वो परसेंटेज होता है बस उनका कि भाई जितना माल आएगा पैसे आएंगे उसका तुझे 10% ऐसे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो ज़्यादा इंटेलिजेंट वकील है वो ऐसे कहता है क्या? वो कह रहा है जी मैनेजर का कमीशन इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कौन सा प्रॉफिट? कमीशन घटाने के बाद वाले का 10% दूंगा। कहता जो मुझे मिलेगा उसका 10% है, सारे का 10% नहीं देता मैं। क्या जो मैं 100 घर लेके जाऊंगा तो तुझे 10 दूंगा, यानी 110 होंगे तो ही बात बनेगी। 10 वो ले जाएगा, 100 वो ले जाएगा। तो वो कहता है ऐसे नहीं देता मैं। इस केस में आपको मैनेजर का कमीशन कैसे करना होगा? मैनेजर का कमीशन 80 माइनस 36 44,000 आ गया। 44,000 का आपको क्या करना है? 10% है ना, तो 10/110 करना होगा। 5 होता तो 5/105। तो आप देखो कितना कमीशन आ जाएगा बोलो? 44,000 का 10/110 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। कम हो गया ना? वो कह रहा है नहीं भाई तेरे को ग्रोस पे नहीं देता 44,000 का 10%, 4400। कहता जो मैं लेके जाऊंगा ना उसका 10% है, जो मैं लेके जाऊंगा घर में। तो 2 बातें हैं देखो, प्रॉफिट कौन सा? बिफोर कमीशन है तो 10/100, आफ्टर कमीशन यानी बिल्कुल बचा हुआ प्रॉफिट उस पे कमीशन है, यानी इसका कमीशन इस वाले पे है, इस वाले पे 10% है। वो कह रहा है इस वाले पे 10%। उस केस में 10/110। 5 होता तो इसमें 5/100, इसमें 5/105 होता। करना कितना आ जाएगा? करो। 44,000 का 10/110 कितना कमीशन आ जाएगा? 4,000। कितने बचे इधर? कितने दूंगा? कहता 4। ज़्यादा सियाना है। क्या 40 मैं घर लेके जाऊंगा तो तुझे 4 मिलेंगे? क्या 4400 दे दिए तो फिर कितना बचा पीछे? 39,600। उसका 10% तो बहुत कम बनता है, तू तो 4400 ले गया है ना। क्या जितने मैं लेके जाऊंगा ना उसका 10% तू लेके जाएगा। 40 मैं घर लेके जाऊंगा तो 4 तू लेके जाएगा। यानी 2 बातें हैं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है तो 10/100, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाले पे देना है तो 10/110। 5% होता तो
5/100 होता और इसमें 5/105 होता। 2% है तो इसमें 2/102, उसमें 2/100। यानी ये देखना पड़ेगा कौन से प्रॉफिट। लॉजिक समझ आ गया? ये बताया मुझे कोई मुंशी बता रहा था, कहता जी मेरा जो वकील साहब है वो मेरे को ऐसे देते हैं। मैं कहा भैया बड़े तेज हैं फिर तो थोड़े पैसे और काट दिए तेरे 10/100 की जगह, नहीं तो इतना दिमाग कोई नहीं लगाता, वो टोटल पे दे देता है। लेकिन वो कहना ना भैया जो मैं लेके जाऊंगा तेरे को उसका 10%, तो थोड़े से पैसे कम हो गए ना, ये चीज़ है। सही है। तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाने वाला है? लायबिलिटी, क्योंकि अभी पे नहीं किया, पे कर भी नहीं सकते अभी, क्यों? पता ही नहीं होता ना। पहले उसने कहा भी प्रॉफिट आने तो दे, पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट आएगा तो ही तेरा कमीशन पता लगेगा। तो ये कमीशन बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, दे देंगे बाद में। क्लियर? समझ आई कहानी? बोलो। तो एक क्वेश्चन में अगर डाटा फीड करके देखना हो हमें, तो एक क्वेश्चन में डाटा फीड कर सकते हैं आप, फिर आप और एडजस्टमेंट देख सकते हैं। देखना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके नहीं देखते तो प्रॉब्लम नहीं पता लगती कि कहाँ हम अटक रहे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स के अकॉर्डिंग पेज नंबर 7 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ रमन इंडस्ट्री। प्रोप्राइटर कौन है रमन इंडस्ट्री का? मिस्टर रमन नाम का आदमी है। ये डाटा ट्रायल बैलेंस का दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है 5,000 रुपये का माल सैंपल में बंटा। वो बताया था ना, सैंपल बांट दिया, घर ले गया, चोरी हो गया, ये सब चीज़ें। 5,000। 1,000 रुपये की मशीनरी फिट करने की वेजिज में डेबिट है। गलती से वेजिज में डाल दी, वेजिज में नहीं जाती। मशीन फिट करने की तनख्वाह कहाँ जाएगी? मशीन में। आगे चलो, कहता है फर्दर बेड डेट्स कितने हैं? 2,000 रुपये। और बेड डेट्स पे प्रोविजन बनाओ कितने %? 5%। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारी ये वाली। चलो, कह रहा है फर्नीचर पे 10% एप्रिसिएशन लगा दो, कार पे कितना लगा दो? 20%। आउटस्टैंडिंग कमीशन कितने रुपए का है? 30। यानी ये वो कमीशन है जो अभी चुकाया नहीं है। आगे चलो, इंश्योरेंस का प्रीमियम 600 रुपये प्रोप्राइटर का पर्सनल वाला है। यानी ये 600 रुपये इंश्योरेंस कौन सा है? प्रोप्राइटर का पर्सनल, यानी ये दुकान का बीमा नहीं है, ये मालिक का खुद का जीवन बीमा है। ये कहाँ जाएगा? ड्राइंग कैपिटल में जाएगा, एडजस्ट होगा। ओके। 50% कार के खर्चे एंड डेप्रीसिएशन प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। मतलब समझे, जो दुकान की कार है ना, आधी घर पे चलाता है, वो घर के कामों के लिए चलाता होगा, तो आधा डेप्रीसिएशन, आधे खर्चे पेट्रोल कौन उठाएगा? प्रोप्राइटर की ड्राइंग माना जाएगा, दुकान के खर्चे में नहीं आएगा। सही है। तो ये क्वेश्चन है। ऐसा है, इसका बढ़िया तरीका होता है, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के छोड़ दो। ठीक है, फॉर्मेट में आप फीडिंग करते जाएंगे और इसके अंदर मुझे बैलेंस शीट बता दो। फॉर्मेट बना के छोड़ो आप, बैलेंस शीट, जो चीज़ जहाँ जहाँ आनी है लिखती चली जाएंगे। तो आप फॉर्मेट में फीड करो। इधर क्या आती हैं? लाइबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स, ये रुपीस, ये हमारा फॉर्मेट होता है। देखो फॉर्मेट बन गया तो उसके बाद फीडिंग करते चले जाएंगे अपन कहाँ क्या लिखना है। चलो, तो ये हमारा ट्रेडिंग P&L लेफ्ट राइट साइड, ये रुपीस हैं। अपन ट्रेडिंग P&L में चलते हैं, शुरू करो एक एक करके। सन्डी डेटर कितने के बोलो? बैलेंस शीट में आएंगे कितने के डेटर? 50। देखूंगा इसमें फर्दर बेड डेट्स और क्या है। क्रेडिटर कितने के? क्रेडिटर किधर आएंगे? लायबिलिटीज में आएंगे 22। फिर कह रहे कैश 2100 रुपये, कैश इन हैंड, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 2100 रुपये का कैश पड़ा है। फिर कह रहे फर्नीचर पड़ा है 3500 रुपये का, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है, इसलिए थोड़ा स्पेस आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि अपन डेप्रीसिएशन लगाएंगे आगे इस पे फर्नीचर पे। चलो 3500 का फर्नीचर, थोड़ा स्पेस छोड़ दो। कार कितने की है? मोटर कार 22,000 रुपये की है। ओके। फिर कह रहा है जी परचेज कितनी है? 1,28,000। परचेज लिख दो कितने की? 1,28,000। ओके।
फिर कह रहा है सेल 3,12,000 रुपये की है, सेल 3,12,000। फिर कह रहा है सेल रिटर्न 2,600 रुपये है, तो सेल रिटर्न सेल में से कम कर दो 2,600 रुपये, ठीक। फिर सैलरी कह रहा है 8,420 रुपये की सैलरी है, तो देख लेते हैं सैलरी कितने रुपए की कह रहे हैं। सैलरी 8,420 रुपये की। फिर कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 13,400 का, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का है 13,400। फिर कह रहा है कार के खर्चे 6108 हैं, ऐसा है कार के जो एक्सपेंसेस हैं 6108 तो हैं, लेकिन इसके आधे लिखो इधर, आधे 6108 का आधा बनता है 3,054 रुपये, आधे खर्चे कहाँ जाएंगे, जो यहाँ कैपिटल लिखूंगा उसमें से कम हो जाएंगे कार के खर्चे, कितने 6108 का 50% कितना 3,054 रुपये, 3,054। समझ आई बात? नहीं डेप्रीसिएशन नहीं ना, कार के खर्चे हैं, डेप्रीसिएशन नहीं किया अभी मैंने, ये तो पेट्रोल फ्यूल वगैरह है, सेट्स में से नहीं कम होना ना, पेट्रोल तो गाड़ी चलेगी डलवाते जाएंगे। हाँ डेप्रीसिएशन से कार टूटेगी वो देखूंगा फिर करूंगा कम। अभी क्या ये ना कार के जो खर्चे हैं आधे दुकान के हैं आधे उसके मालिक के, कार आधा टाइम घर पे चलाता होगा तो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में दुकान के क्यों आए, आधे खर्चे दुकान के नहीं हैं, वो किसके मालिक के खुद के, तो वो कहाँ से काट दिए मालिक की कैपिटल में से, और आधे खर्चे दुकान के हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए। क्लियर? आगे चलो क्या कह रहा है, रेंट कितने रुपए का है 3,600 रुपये का, इसको लेके नीचे कोई पॉइंट नहीं है, रेंट एंड टैक्सेस कितने रुपए का है 3,600 रुपये का। आगे चलो इंश्योरेंस 2,400 रुपये का है, पंगा इसमें बताना क्या करूं, इंश्योरेंस जो है वो 2,400 में 600 रुपये मालिक का खुद का बीमा है, यानी दुकान का बीमा तो 1,800 है, पर्सनल इंश्योरेंस जीवन बीमा वगैरह होगा, पर्सनल इंश्योरेंस कहाँ जाएगा 600 रुपये कैपिटल में से कम होगा, समझे? दुकान का बीमा नहीं भरा ये 2,400, 600 रुपये तो मालिक की जीवन बीमा की किश्त भरी होगी, तो वो 600 रुपये दुकान का खर्चा थोड़ी है, दुकान का बीमा तो बिल्डिंग का 1,800 होगा, 600 रुपये तो पर्सनल इंश्योरेंस है, LIC वगैरह, वो कहाँ से कम कर दी, LIP वगैरह हमने कैपिटल में से कम कर दी। सही है? आगे चलो मशीन 24,000 की, यहाँ लिखो स्पेस छोड़ के, मशीन कितने की है 24,000 की है, ठीक। आगे चलो वेजेस कितनी है, अच्छा बैंक रह गया, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक थोड़ा स्पेस और छोड़ के लिख लेता हूँ, कैश एट बैंक कितने रुपए का है, कैश एट बैंक है 6,492। आगे चलो वेजेस कितने की 23,600 की, जो वेजेस है वो 23,600 रुपये की है। आगे चलो जनरल खर्चे 2,680 रुपये के हैं, जनरल एक्सपेंसेस 2,680 रुपये। आगे चलो कैरीज इनवर्ड कहाँ आएगा, कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड कहाँ आता है ट्रेडिंग में, कितने रुपये 2,040, और कैरीज आउटवर्ड कहाँ जाता है, कैरीज आउटवर्ड माल बेचने से रिलेटेड खर्चा कितने रुपए का, कैरीज आउटवर्ड 1,630 रुपये। आगे चलो पावर एंड फ्यूल, पावर्ड वर्ड है, पहले पावर है मीन्स ऐसा होता है, कभी कभी ना लिख देता है वेजेस एंड सैलरी, तो आप सारा कहाँ ले जाते हैं ट्रेडिंग में, अगर लिख दे सैलरी एंड वेजेस तो कहाँ ले जाएंगे PN, क्योंकि ना कई बार मान लो एक बंदे को जरूरत हुई फैक्ट्री में वाई लगा ली, जरूरत हुई ऑफिस में काम करा लिया, अब उसकी तनख्वाह को डिवाइड करना भी कितना टाइम इसने फैक्ट्री में काम किया और कितना ऑफिस में पता नहीं लगता, तो आप डोमिनेंट पोजीशन देख लेते हो भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैक्ट्री में काम करता रहा है ज़्यादातर, तो आप उसको नाम क्या दे देते हैं वेजेस एंड सैलरी, सारा उठा के कहाँ ले जाते हैं ट्रेडिंग। अगर लगता है यार मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑफिस में ही काम करता है, फैक्ट्री में तो कभी कभार बुलाते हैं, फिर उसकी तनख्वाह को नाम क्या दे देते हैं हम सैलरी एंड वेजेस, सारे ही उठा के कहाँ डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये पावर वर्ड, पावर तो हैवी बिजली कौन खींचती है, ये पावर भारी मशीनें खींचती हैं। पावर का खर्च कितने रुपए का है
6430 रुपये का। चलो आगे चलते हैं, क्या कहता है। उसके बाद कह रहा है कैपिटल है 20,000 रुपये की, ये रही 20,000 रुपये की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। आगे कह रहा है ड्राइंग है 8,000, करो कम। ड्राइंग कितने रुपये है? ड्राइंग 8,000 है। आगे चलो, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 37,000 रुपये का, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। बोलो क्या करूं? ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्या यहां लिखूं कि ना लिखूं? बोलो। क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं लिखूंगा, क्या बताया था? ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका मतलब ये परचेज में से ऑलरेडी क्या है? कम हो चुका है। यहां लिखना मतलब दोबारा कम करना नहीं। अब ये सिर्फ और सिर्फ कहां जाने वाला है? ये बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला है। बैलेंस शीट में क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 37। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो ये इसका मतलब कम नहीं हुआ, यहाँ लिखता और बैलेंस शीट में भी लिखता डबल। फिलहाल सिंगल एंट्री, ओनली बैलेंस शीट। सही है। अब बताओ ये सैंपल का क्या करूं? 5,000 के सैंपल बांटे, सैंपल बांटे 5,000 कम, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, परचेज कम हो जाएगी। लेकिन ये खर्चा तो है, ये सैंपल कहाँ जाने वाला है? ये सैंपल जाएगा 5,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में। रिजल्ट कुछ भी नहीं। एक बार तो परचेज कम होने से खर्चे क्या हो जाएंगे? कम, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। दूसरी बार वो वापस प्रॉफिट को क्या कर देगा? कम कर देगा, जीपी को डेबिट में आके। ये तो एडवर्टाइजमेंट है। 5,000 का माल ऐड में बांट दिया, ये दुकान पे बेचने के लिए अवेलेबल है माल, ना कम कर दो। लेकिन ये खर्चा तो है ही है, अपने पास कुछ बचा थोड़ी है, तो P&L में डाल दिया जाता है। आगे चलो क्या कहता है। 1,000 रुपये की वेजेस, मशीन फिट करने की वेजेस में डेबिट है, तो ये 1,000 रुपये कहाँ लिखूं? वेजेस से निकाल लूं? वेजेस 22,600 की लिख दो, और 1,000 रुपये किस में जोड़ दूं? एक कहाँ हुई है? दो ही हैं, लेस हो गया, एक जगह लेस हो गया, प्रॉफिट बढ़ गए उससे। और दूसरी बार क्या है? P&L में चला गया तो प्रॉफिट वापस क्या हो गए? कम। अगर दो एंट्री का की बात करूं तो दो एंट्री इस तरह होती है। सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, एक एंट्री होती है पहले, परचेज में से काटो 5,000। अगली एंट्री, ये सैंपल कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5,000 रुपये टू सैंपल, फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के। एक तरफ से क्या हो गया? परचेज कम होने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा जीपी। दूसरी बार क्या है? वो P&L में आके उसको वापस क्या कर देगा? प्रॉफिट को कम। यानी इसका ना भी करते एंट्री तो भी कोई फर्क ना पड़ता, आंसर नेट प्रॉफिट उतना ही रहता। तो इसके अंदर भी जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के अंदर ही दोनों एंट्री हो सकती है। सर अगर ये सैंपल वाली एंट्री है ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देता है, तो इसका मतलब वो डेबिट में होता, परचेज काट के देता वो, फिर पक्का वहाँ सैंपल होता 5 और परचेज होती 1,23,000, तो आपा फिर उससे दोबारा, हाँ यहाँ तो आता, सिर्फ यहाँ आता, सिर्फ फिर ये सिर्फ यहाँ आता। परचेज काट के कितनी दिखी होती है? 1,23,000। बाहर है तो 2। हाँ, ये बाहर था इसलिए 2 हुआ। एक बार परचेज में से कटा और दूसरी बार कहाँ चला गया? P&L। अंदर होता तो सिर्फ और सिर्फ P&L, फिर परचेज काट रखी होती ना उसने, 1,23 दी होती, फिर परचेज सैंपल लिखा होता 5। बोलो सैंपल वाली बात। ये एक बार परचेज में से कम हुआ और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इसको प्रॉफिट को कम कर गया। ठीक। अब देखो इसमें कोई और एंट्री है क्या परचेज वगैरह से रिलेटेड? देखो ना, तो ऐसा है, मैंने ये पावर वाला ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ स्पेस खाली पड़ा है। पार का बिल था ना 6430 रुपये, मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ स्पेस कम है। चलो अगली एंट्री, मशीन फिट करने की वेजेस में जोड़ी हुई है, तो वेजेस में से मैंने कम कर दिए और कहाँ दिखा दिए? मशीन में मैंने ऐड कर दिए। मशीन कितने की कर दी अपन ने? 25,000 रुपये की, और वेजेस क्या होगी? 1,000 रुपये कम होगी। आगे चलो, कहता बेड डेट्स फर्दर वाले 2,000। अंदर बेड डेट्स है क्या? कोई देखना, ढूंढना, अंदर बेड डेट्स है? अंदर कोई बेड डेट्स नहीं है। फर्दर वाले 2,000। अब इसका मतलब डेटर कम हो जाएंगे क्या? फर्दर बेड डेट्स कितने रुपए के? 2,000। डेटर कितने रह गए? बोलो 48।
कितना प्रोविजन बनाऊं बोलो? वो कह रहा है जी 5%। 48,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2400, तो 45,600। सही है। 2400 रुपये इसमें जोड़ दूं न्यू प्रोविजन, इसमें न्यू प्रोविजन के नाम से जोड़ दो कितने रुपए? ओल्ड प्रोविजन है तो लेस कर लो, है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा मुझे अंदर कोई प्रोविजन दिख रहा है पहले बनाया हो ना, पहले कोई प्रोविजन बनाया होता तो वो क्या कर लेता, कम है ही नहीं, बस डूबे 2000 कहाँ से लो, अभी लो P&L से, क्योंकि पहले तो कोई प्रोविजन है नहीं। नया प्रोविजन कितना बनाओ? 2400, तो मिला के P&L में खर्चा कितना आ गया? 2000 और 2400 मिला के 4400 रुपये आ गया। 4400 रुपये क्लियर है। डेटर कितने के रह गए? 48,000 रुपये में से 5% प्रोविजन कम कर दिया हमने, तो डेटर 45,600 के रह गए। है कोई ओल्ड प्रोविजन? देख लो ट्रायल बैलेंस में कम कर लेता हूं, है ही नहीं। चलो आगे कह रहा है डेप्रीसिएशन लगाना है, वो लगा लेता हूं। एक आउटस्टैंडिंग कमीशन है 30,000, इसका मतलब अंदर तो कोई कमीशन है ही नहीं। क्या मतलब निकला इसका आउटस्टैंडिंग कमीशन का? बोलो आउटस्टैंडिंग कमीशन का क्या करूं? हाँ जी, सारा ही कमीशन आउटस्टैंडिंग है। हाँ, इसका मतलब ये एंट्री होती है इसकी, कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितने रुपए? 30, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो P&L डेबिट टू कमीशन कितने रुपए? 30। ऐसे ये एंट्री होती है। सारा ही आउटस्टैंडिंग है, जरूरी है क्या भाई कुछ पेड और कुछ आउटस्टैंडिंग? अक्सर ऐसे होता है, सारा भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है। एक बंदे को किसी माल बेचने का कमीशन देना है, मान लो 30,000, सारा ही नहीं दिया आपने, तो देना तो है, तो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है। तो कमीशन एक खर्चा है, यहाँ लिख दूं कमीशन, कितने रुपए का कमीशन? 30। लेकिन ये दिया कुछ भी नहीं, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग कमीशन लायबिलिटी में जाएगा, कितने रुपए? 30,000। सही है। आगे चलो, इंश्योरेंस वाला पॉइंट हो ही गया। कार का डेप्रीसिएशन देख लेता हूं। मुझे डेप्रीसिएशन बताओ एक एक करके, सारे डेप्रीसिएशन किस चीज पे कितना है बताओ, डेप्रीसिएशन बताओ कितना कितना है। पहले कह रहा है फर्नीचर पे और मशीन पे 10% लगा लो, लगाएं डेप्रीसिएशन कितना? 10%, कितना हो गया? 350। तो ये कितना आ जाएगा? 3150। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया फर्नीचर पे? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर पे कितना हो गया? 3500 का 10% कितने रुपए हो गया? 350। इधर लिखूंगा मैं टू डेप्रीसिएशन 350 हो गया। फर्नीचर कितने का रह गया बोलो? 3150 का। सही है डेप्रीसिएशन। अगला डेप्रीसिएशन मशीन पे लगाओ 10%, कितना लगाऊं? देखो ये रही 25,000 की मशीन, डेप्रीसिएशन लगाऊंगा 10% 2500, तो कितने की रहेगी मशीन? 22,500 की। तो मशीन पे डेप्रीसिएशन कितना हो गया? मशीन पे 25,000 का 10% कितना डेप्रीसिएशन हो गया? 2500। तो यहाँ खर्चे में जोड़ दूं 2500, ये तो मैं हटा दूंगा, ये तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये राइट साइड में थोड़ी आना है डेप्रीसिएशन, वो तो इधर आ रहा है, ये रहा, वो तो मैं मिटा दूंगा, वैसे ही लिख रहा हूँ, रफ वर्किंग नोट है वो। 2500 रुपये डेप्रीसिएशन हो गया। मशीन कितने की बच गई? 22,500। फर्नीचर पे 350 हो गया, कितना बच गया? 3150। 350 खर्चे में डाल दूंगा। और लगाएं डेप्रीसिएशन। कार पे लगाओ कह रहा है, कार पे कितना लगाना है? 20% लगाओ। कार 20%, तो आप डेप्रीसिएशन 20% लगाएंगे कार पे, तो 4400 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया। 22,000 का 4400 रुपये कम कर देंगे तो ये 17,600 की कार बच जाएगी। पर रुक जाना, ये डेप्रीसिएशन कार पे है तो कितना? 22,000 का 20% 4400, लेकिन आधा इसका 50-50 होना है। आधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 2200 रुपये, आधा ड्राइंग माना जाएगा 2200 रुपये, क्योंकि आधी कार कहाँ चलती है? घर पे चलती है, ये क्वेश्चन में लिखा था। यानी डेप्रीसिएशन कार का, डेप्रीसिएशन ऑन कार 4400 में से 50%
मालिक उठाएगा 2200 और बाकी 50% कौन उठाएगा? दुकान उठाएगी 2200। समझ गए? यानी दुकान के हिस्से का आधा। कार तो पूरी टूट गई, कार तो पुरानी होगी, 44 होगी। ये 4400 प्री एंड एल में जाना था, लेकिन नहीं, वो कह रहा है आधा तो प्रॉफिट एंड लॉस में। आधा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, दुकान के खर्चे में नहीं जाएगा, बल्कि पर्सनल यूज़ है मालिक का। तो आधा खर्चे में चला गया, आधा कहाँ गया? मालिक की कैपिटल में से कम। बिल्कुल ऐसी कार के खर्चे थे ये रे। कार का खर्चा 6108 था, आधा पी एंड एल में आ गया और आधा क्या है? मालिक की कैपिटल में कट गया। ऐसी डेप्रीसिएशन आधा मालिक की कैपिटल में से कट गया, आधा कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कितने डेप्रीसिएशन हो गए सारे? 5050 सारे डेप्रीसिएशन जोड़ लो, 47 और ये 5050 के सारे डेप्रीसिएशन हो गए। समझ गया? ये हटा दूं ना, ये वर्किंग नोट था मेरा भाई। किस किस चीज़ पे कितना है? फर्नीचर पे 350, मशीन पे 2500, कार पे 4400 बनता है, लेकिन आधा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 2200। आधा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में से कम हो जाएगा। सही है? ये हटा दूं वर्किंग नोट। ये इधर का वर्किंग नोट नहीं था, ये तो नीचे बनाना होता है, पर स्पेस नहीं था तो मैंने राइट साइड में इस तरह यूज़ किया। लो इधर कुछ नहीं है, ये आ चुका इधर 5050। समझे? और कोई एंट्री रहेगी तो बताओ देख के ना। और कोई एंट्री नहीं रही तो अब मुझे क्या ढूंढना है? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो ढूंढना है। ढूंढो। इस साइड का टोटल 3,12,000 माइनस 2600, 3,09,400, 3,09,400, इधर भी 3,09,400। ये कैरीज इनवर्ड 2040 थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, कैरीज इनवर्ड 2040। तो देखते हैं क्या 3,09,400 में से आप कम कर दो, ये कितना रह गया? 1,23,000। करो कम, 13,400, 1,23,000, 6430, 22,600 और 2040। 1,41,930 रुपये का क्या रहा है? ये ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 1,41,930। इस जीपी को ब्रॉड डाउन कर लो 1,41,930 को, और ढूंढते हैं नेट प्रॉफिट कितना आता है। 1,41,930, 1,41,930 लिखो खर्चे सारे। 3,054 का खर्चा है, 30,000 का है, 8420 का है, 3600, 1800, 26, 80, 1630, 5,000, 4400, 5,050 सारे खर्चे 65,634 के हैं। तो ये कम करें 41,930 में से 76,296 क्या रह गया? अच्छा कुछ इनकम भी है क्या? एक मिनट यहाँ पे कमीशन ना 30,000 पे इनकम है वर्ड, और वो 30,000 नहीं है, वो 3,000 है। अच्छा ये 30 नहीं है, ये देखो वो मिसप्रिंट है, वो ना पॉइंट नंबर F में लिखा हुआ है ये ई में कमीशन इनकम वाला आउटस्टैंडिंग है, और वो भी कितने रुपए? 3,000 है, वहाँ 30 नहीं है। तो यानी ये कमीशन इनकम वाला है, देना नहीं है, इनकम वर्ड है। ये 30,000 नहीं है, ये कमीशन इधर है, कमीशन इनकम वाला है। कितने रुपए? 3। देना नहीं, उल्टा क्या है? लेना है। कमीशन रिसीवेबल है इधर, कमीशन रिसीवेबल कितने रुपए? 3,000 रुपये का। यानी खर्चा नहीं था, पेबल नहीं है, रिसीवेबल है, मिलना है। तो ये कितना हो गया? 1,44,930। बस एक सेकेंड, इसका टोटल देख लो। 3,054, 8420, 3600, 1800, 26, 80, 1630, 5,000, 4400, 5,050। कम करोगे 1,44,930 में से 109,296 आ रहा है क्या? 109,296 ये नेट प्रॉफिट है हमारा, बैलेंसिंग फिगर। नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या है? जुड़ जाता है 109,296। जोड़ो फटाफट, 20,000, 3,054 माइनस करो, 600 माइनस करो, 8,000 माइनस करो,
2200 रुपये माइनस करो और प्लस 109 296, ये आ गया 1,15,442 रुपये। अब कर लो बस टोटल कर दो 22,000। बैलेंस शीट का टोटल 1,37,442, 1,37,442। इधर का भी टोटल यही बनेगा 45,600, 2,100, 3,3150, 17,600, 22,500, 64,92, 37,000 और 3,000, 1,37,442। समझ आ गया? वो ना कमीशन इनकम वर्ड है, साथ में कमीशन देना नहीं, मिलना है कहीं से, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। तो एक बार इनकम में, दूसरी बार मिलना बाकी है एसेट्स में। अपन ने उसे पढ़ लिया था देना है, खर्चा नहीं था वो, और वैसे भी वो 30,000 नहीं 3,000 है, मिस प्रिंटिंग है। तो वो इनकम में भी आ गया और असेट्स में भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में कर लेना।